सन 1850 से अभी तक 52 कंट्रीज का डेट टू जीडीपी 130% को क्रॉस किया है, लेकिन उनमें से 51 ने इधर डिफॉल्ट किया है या फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया है या फिर डेट को इन्फ्लेट अवे किया है। The 52nd and the only country who has not done any of these despite hitting 130% debt to GDP is the United States of America. Demystifying Dollar and Trump सीरीज के पार्ट 1 में हमने देखा था कि how US has an infinite dollar cycle that provides it with an unlimited supply of money. और आज पार्ट 2 में हम 5 ऐसे visible cracks के बारे में बात करेंगे who are indicating the beginning of the end of the dollar supremacy. पिछले 500 सालों में 6 मेजर ग्लोबल एम्पायर्स डिमिनिश हो चुके हैं डेट के वजह से। जब आप एक ग्लोबल एम्पायर होते हो तो आपके खर्चे बहुत होते हैं, क्योंकि आपको दुनिया में अलग अलग जगह पे आपके मिलिट्री बेसिस कायम करने पड़ते हैं, आपको दुनिया भर का वॉर लड़ना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका सॉफ्ट पावर मेंटेन करने के लिए आपको डिफरेंट कंट्रीज के साथ या फिर ज्यादातर कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट रन करने होते हैं। मतलब जितना सामान आप उनको बेचते हो उनसे काफी ज्यादा सामान आपको उनसे खरीदना पड़ता है, सो दैट आपकी करेंसी उन तक पहुंचे और ज्यादा वॉल्यूम में पहुंचे और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे, उनकी प्रॉस्पेरिटी आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। यूएस भी यही काम कर रहा था, बोरोइंग मनी एंड स्पेंडिंग हेविली ऑन डिफेंस एंड मिलिट्री एंड रनिंग अ वेरी लार्ज ट्रेड डेफिसिट विद डिफरेंट कंट्रीज। दे वर सक्सेसफुली रनिंग अ सिस्टम जहां पे कि यूएस बोरो करके डेट उठाता था और उस पैसे से डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करके अपना डॉलर उन तक पहुंचाता था, उनसे सामान खरीदता था, ट्रेड डेफिसिट रन करता था, इन ए वे अपनी जीडीपी उनके साथ शेयर करता था। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूएस का गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके, ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करके लोन के फॉर्म में डिफरेंट कंट्रीज से वही स्पेंड किया हुआ पैसा वापस यूएस में ले लेता था। और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स वर हैप्पीली लेंडिंग टू द यूएस बिकॉज यूएस वाज लीडिंग द इनोवेशन। इनोवेशन के थ्रू यूएस नए प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा था, नए टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर रहे थे, नए बिजनेसेस क्रिएट कर रहे थे, जिसकी वजह से फाइनेंशियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हुआ यूएस में, एंड दैट वाज फ्यूलिंग द ग्रोथ ऑफ यूएस एसेट्स एंड द यूएस जीडीपी, जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी से इन्वेस्टर्स या फिर डिफरेंट फॉरेन गवर्नमेंट्स का ट्रस्ट कभी नहीं गया और ये लैंडिंग साइकिल चलता रहा, ये इनफाइनाइट डॉलर साइकिल चलता रहा। लेकिन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड यूएस ने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा बोरो कर लिया, बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट भी किया, जिसके वजह से उस टाइम पे पहली बार यूएस का डेट टू जीडीपी 130% को क्रॉस कर गया। फिर इवेंचुअली 2022 में एक और चीज हुआ कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया तो यूएस ने रशिया के यूएस एसेट्स को फ्रीज कर दिया। दैट क्रिएटेड अ ट्रस्ट डेफिसिट एज वेल। और आज कहीं ना कहीं इन्हीं दो गलतियों के वजह से नेवर एंडिंग डॉलर साइकिल में क्रैक्स दिखने लगे। तो क्या है वो क्रैक्स? द फर्स्ट क्रैक इज द फॉरेन गवर्नमेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय यूएस बॉन्ड्स एनीमोर। यूएस के नेवर एंडिंग डेट साइकिल का पियोनियर कंट्री था चाइना। यूएस चाइना के साथ ट्रेड करता था, चाइना से सस्ते में सामान खरीदता था और उसके बदले में चाइना को डॉलर देता था और फिर चाइना उसी डॉलर को लाके यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता था। इवेंचुअली चाइना बिकेम द लार्जेस्ट लेंडर टू द यूएस, और एटलीस्ट द को लार्जेस्ट लेंडर विद जापान। लेकिन अगर आप चाइना के फॉरेन रिजर्व्स में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का होल्डिंग देखते हो परसेंटेज के हिसाब से, तो वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करता हुआ नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म से ही, और रिसेंटली तो बहुत ही एग्रेसिवली वो नीचे जा रहा है। इवन इंडिया एंड ब्राजील, ये दोनों कंट्री भी अपना यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का जो होल्डिंग है वो नीचे लेके जा रहे हैं। हालांकि इतना एग्रेसिवली नहीं लेके जा रहे हैं जितना एग्रेसिवली कि चाइना लेके जा रहा, बट एटलीस्ट आपको वो ट्रेंड दिख जाएगा। और जापान, जो कि किसी जमाने में द टॉप लेंडर हुआ करता था यूएस का, आज भी आई थिंक टॉप 2 में है एक, उसका भी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में देखते हो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग, तो वो काइंड ऑफ फ्लैटिश ही है काफी सालों से। दिस इज अ साइन दैट द वर्ल्ड और एटलीस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स एनीमोर। जो फॉरेन गवर्नमेंट्स है वो अब यूएस को फाइनेंस करने में या फिर यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मींस यूएस को डेट उठाने में
प्रॉब्लम हो रही है। नाउ द सेकंड विजिबल क्रैक इज द बॉन्ड यील्ड्स। बाय द वे ये बॉन्ड यील्ड क्या होता है? सपोज यूएस गवर्नमेंट कोई 100 रुपए का डेट इंस्ट्रूमेंट निकालती है, 100 रुपए का बॉन्ड निकालती है, जिसपे कि उसने बोला है कि 7% इंटरेस्ट दिया जाएगा मैच्योरिटी टाइम पे। मतलब जो $100 का बॉन्ड निकाला गया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दैट विल बिकम $107। सो एट द टाइम ऑफ इशूइंग और एटलीस्ट टू द फर्स्ट इन्वेस्टर द यील्ड विल बी 7% बिकॉज 7% का इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन जैसा स्टॉक मार्केट ट्रेड करता है वैसे ही बॉन्ड्स भी बॉन्ड मार्केट में ट्रेड करता है। मतलब उनका जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जो फर्स्ट इन्वेस्टर ने $100 पे बॉन्ड खरीदा वो शायद आगे चल के किसी और इन्वेस्टर को $105 में बेच सकता है। मतलब जो सेकेंडरी इन्वेस्टर है उसको एट द एंड ऑफ द डे तो $107 ही मिलेगा जब मैच्योरिटी पीरियड होगा। तो मतलब उसको फायदा हुआ $2 का। $105 के इन्वेस्टमेंट पे उसको फायदा हुआ $2 का, दैट इज नियरली 2%। सो सेकेंडरी इन्वेस्टर के लिए यील्ड हो गया 2%। सो जैसे जैसे बॉन्ड ट्रेड करते हैं बॉन्ड मार्केट में वैसे वैसे उसके यील्ड्स भी चेंज होते रहते हैं। नाउ अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स हमेशा ही एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी मेंटेन किया हुआ है। दैट इज बिकॉज यूएस बॉन्ड्स के डिमांड हमेशा ही ज्यादा था। ऑब्वियस है राइट कि अगर डिमांड ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे उस बॉन्ड्स को खरीदने। मतलब जो बॉन्ड इशू हुआ था सिर्फ $100 पे, उसको आगे कोई $101 पे खरीद लेगा, कोई $105 पे खरीद लेगा, कोई $106 पे खरीद लेगा, जिससे कि बॉन्ड यील्ड इवेंचुअली कम होता जाता है। तो आप ग्राफ पे देख सकते हो कि कैसे बॉन्ड यील्ड्स ओवर द इयर्स कम होते गए। लेकिन राइट आफ्टर कोविड यहां से एक कंप्लीटली रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। रिवर्स ट्रेंड मतलब क्या कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहा है। तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहा है ऐसा कब होगा? ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम होंगे, जब बॉन्ड्स को लेने वाले लोग नहीं होंगे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इस टाइप का पिवोटल मोमेंट आया है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स में कि वो कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स यूएस को नए बॉन्ड्स या फिर नए ट्रेजरीज इशू करने में, नए लोन उठाने में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम हो रहे हैं या फिर सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं कि वो नए ट्रेजरी बॉन्ड्स को एब्जॉर्व कर सके। एंड अगेन इसका मतलब यूएस को अपना डेट या फिर नया डेट उठाने में प्रॉब्लम हो रहा है। डॉलर सिस्टम, इनफाइनाइट डॉलर सिस्टम में क्रैक्स दिख रहे हैं। नाउ द थर्ड क्रैक, ट्रेड विदाउट डॉलर। इट्स हैपनिंग फॉर सम टाइम नाउ कि कंट्रीज हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग विदाउट द डॉलर। एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है चाइना और रशिया के बीच में। चाइना रशिया से फॉसिल फ्यूल्स खरीदता है और बदले में रशिया चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स या फिर कार्स खरीदते हैं। और क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट दोनों कंट्री का बहुत कम है तो वो अपने आप ही सेटल हो जाता है खुद के लोकल करेंसीज यूज करके। लेकिन अगर ट्रेड इम्बैलेंस भी है तब भी बिना डॉलर के ट्रेड सेटलमेंट हो रहे हैं आजकल। एक एग्जांपल है चाइना और सऊदी अरेबिया का। चाइना सऊदी अरेबिया से बहुत फॉसिल फ्यूल खरीदता है, सऊदी अरेबिया भी चाइना के साथ काफी डील करता है, चाइना से बहुत कुछ खरीदता है, लेकिन उतना नहीं खरीदता, जिसकी वजह से सऊदी एक सरप्लस पे बैठा हुआ होता है। नाउ चाइना सेड सऊदी कि भाई तुम जो वो सरप्लस है उसको चाइना के शंघाई एक्सचेंज से आके गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। एंड सऊदी इज हैप्पी टू डू दैट एंड दैट इज हाउ चाइना और सऊदी का ट्रेड चल रहा है। बीच में इंडिया ने भी बहुत ट्राई किया, जैसे कि हमने रशिया के साथ बहुत ट्राई किया कि लोकल करेंसी में या फिर आईएनआर में ट्रेड करे। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया से रशिया इतना कुछ खरीदता ही नहीं है, तो उनके पास आईएनआर करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद अपने को दिरहम या फिर युआन से पेमेंट करना स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन एटलीस्ट इंडिया भी साइंस तो दिखा रहा है, एटलीस्ट कुछ तो ट्रेड कर रहा है जो रुपी में हो रहा है। एंड ओवर द इयर्स शायद ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ेगा ही। सो अगेन डिफरेंट कंट्रीज आर डिचिंग डॉलर्स। और हमें पता है कि लोकल करेंसीज में फाइनल सेटलमेंट नहीं हो सकते। चाइना और रशिया का केस अलग है क्योंकि दोनों का ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ही कम है, लेकिन बाकी केसेस में जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो शायद गोल्ड में हो सकता है या फिर क्रूड में हो सकता है या फिर कुछ इस टाइप के कमोडिटीज में हो सकता है जो कि वेल एक्सेप्टेड हो बट डॉलर ना हो। तो ये ट्रेंड भी विजिबल है, शोइंग अनदर क्रैक इन द डॉलर सिस्टम। नाउ द फोर्थ क्रैक, ब्रिक्स इज रेजिस्टिंग। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, सारे ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर यूएस ने इमेंस टैरिफ लगा दिया है। बट
everybody stands still, nobody is panicking. They're not fearing a sanction or even being thrown away from the dollar system itself. Yes, dollar is important for the BRICS countries, dollar is still important for everyone, but the lives doesn't depend on dollar anymore. At least the BRICS countries are signaling that. And this is another visible sign of dollar weakening. Now the fifth and the biggest signal that we get is from the Federal Reserve, which is the central bank of the United States. Generally US में Federal Reserve के पॉलिसी यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पॉलिसी यानी कि फिस्कल पॉलिसी दोनों इंडिपेंडेंटली चलते थे। गवर्नमेंट का काम अलग था और फेडरल रिजर्व का काम था कि इन्फ्लेशन को मॉनिटर किया जाए, इन्फ्लेशन को हमेशा ही कंट्रोल में रखा जाए। इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है, 3% से भी ज्यादा है, विच इज एट द हायर एंड इन द यूएस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज पुटिंग इमेंस प्रेशर ऑन फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावेल टू कट द रेट्स, टू कट द इंटरेस्ट रेट्स। पावेल ने पहले तो बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन अगर आप उनका रिसेंट स्पीच देखते हो जो कि लास्ट वीक ही आया था, देयर ही इज सेइंग कि हाँ ठीक है इन्फ्लेशन ज्यादा है बट लेबर मार्केट में भी इशू चल रहा है, या फिर कुछ और इस टाइप के बहाने देके ही इज सिग्नलिंग कि हाँ ही इज गोइंग टू कट द रेट्स डिस्पाइट द इन्फ्लेशन बीइंग एट मोर देन 3%. दैट मीन्स फेडरल रिजर्व इज मर्जिंग विद द गवर्नमेंट. फेडरल रिजर्व का काम इन्फ्लेशन को मेंटेन करना अब नहीं होने वाला है. क्यों नहीं होने वाला है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 51 कंट्रीज जिन्होंने कि 130% से ऊपर का डेट टू जीडीपी रेशियो हिट कर लिया था, वन ऑफ द थिंग्स दैट दे डिड वाज इन्फ्लेटिंग अवे द डेट. तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जेरोम पावेल जिस टाइप के बात कर रहे हैं, फेडरल रिजर्व जिस टाइप के बात कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिस टाइप के प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उनके ऊपर, दिस मीन्स कि डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू इन्फ्लेट अवे द डेट. Donald Trump wants a lot of money, a lot of liquidity flow despite the inflation being there so that inflate out किया जा सके उनका जो total debt है उसको. So these were 5 different visible signs या visible cracks in the dollar ecosystem. Next episode में यानी कि part 3 में हम बात करेंगे कि इन cracks को भरने के लिए US कैसे सोच रहा है या फिर किस टाइप के steps ले रहा है. So stay tuned and subscribe to Economic Talks. मैं आपसे मिलता हूं Economic Talks के नेक्स्ट वीडियो में. Thank you for watching.